I present the budget for the year 2022-23. We are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. This is a budget which seems to be pushing the mirage of Achhe Din even farther away. ये बजट more infrastructure, more investment, more growth और more jobs की नई संभावनाओं से भरा हुआ। बहुमत है, हम कुछ भी करेंगे तो चलेगा, ये जो एटीट्यूड है ये देश के लिए ठीक नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण रोजगार निर्माण होंगे, नए भारत का निर्माण होगा। Today's budget speech was the most capitalist speech ever read by a finance minister. एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मुझे उम्मीद थी कब कि यूपी के चुनाव को देखते हुए शायद कुछ लोगों को दे दें, तब भी नहीं दिया और सब बड़े लोगों को दे दिया। किसानों की आय दुगना करने का बजट है, खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। The farmers demand for legalizing the MSP. There is no mentioning about that. आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो हम लोग कदम उठाना चाहते हैं, उस दिशा में मुझे लगता है कि एक मजबूत पहल के तौर पर साबित होगा। और आज के बजट में जो बोला वो शायद महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जो नहीं बोला गया वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। तो वित्तीय वर्ष के बजट की आज ऐलान हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यह बजट 25 साल की बुनियाद रखने वाला अमृतकाल बजट है। इस बजट से हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उद्योग, उत्पादन, खेती किसानी को कितनी मजबूती मिल रही है, यही समझने की कोशिश की जा रही है। तो इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। कुछ अहम बिंदु आपको बता देते हैं। क्रिप्टो करेंसी समेत वर्चुअल डिजिटल एसेट पर 30% टैक्स होगा। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नई नौकरी दी जाएगी। गेहूं धान खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ एमएसपी है। किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। फसलों के आंकलन के लिए किसान ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा। ड्रोन का छिड़काव के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। बहरहाल कई और बिंदु हैं इसमें। तो क्या किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए कदम पर्याप्त हैं? प्रोफेसर अशोक गुलाटी के इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख के अनुसार गेहूं और धान के उत्पादन की जो लागत है, एमएसपी जो दी जाती है, उससे 40% ज्यादा होती है। साथ ही इससे जो धान का निर्यात भी होता है, उससे हमारा जो किसान घाटे में रहता है। हालांकि वित्त मंत्री ने जो प्रेस वार्ता हुई बजट पेश करने के बाद, उन्होंने कहा कि बजट में पिछले साल की तुलना में यूरिया की सब्सिडी बढ़ाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो दाम बढ़े थे, उसके बावजूद यूरिया के दाम बढ़ने का बोझ हमारे किसानों पर नहीं गया है। किसान अतिरिक्त आय के लिए शहद का कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें मार्केट लिंकेजेस दिए जा रहे हैं। 16 पंप दिया जाएगा। अन्नदाता से ऊर्जा दाता क्यों नहीं बन सकते? द हिंदू अखबार में छपे लेख के अनुसार जब पिछले साल हमारा देश महामारी से जूझ रहा था, तो हेल्थ बजट में कटौती की गई थी, करीब 10% की। शिक्षा के बजट में पिछले 6%, पिछले साल आपको बता दें 6% कटौती की गई थी, जिसका महामारी के दौर में असर पड़ा था। तो इस साल क्या हुआ है? हालांकि सरकार ने इस बजट में 200 प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल ITI में डिजिटल कोर्सेज की शुरुआत और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को कई कोर्स की छूट जैसे कदमों की बात कही है। कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन क्या ये पर्याप्त हैं? कितनी मजबूती मिलेगी इससे हमारे अर्थव्यवस्था को? और यही हम समझने की कोशिश करेंगे देश की बात के पहले चरण में। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। योगेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं, सदस्य हैं स्वराज इंडिया। निखिल डे भी जुड़ने वाले सह संयोजक हैं NCPRI के, और साथ ही रजत सेठी अर्थशास्त्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी जुड़ने के लिए। मैं पहले आपसे आंकलन चाहूंगी आपसे, खास तौर से हमारे किसान वर्ग का। 2022 में किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की गई थी। बहरहाल हम उससे कुछ कदम पीछे हो सकते हैं, लेकिन इस बजट में जो कदम उठाए गए हैं उनको आप कितना मजबूत मान रहे हैं? निधि जी, इस बजट से 3 अपेक्षाएं थी।
ये पहला बजट था जो कि किसान आंदोलन के बाद था, तो उम्मीद थी कि किसान को इंसाफ मिलेगा, उसको जो हक अर्थव्यवस्था में होना चाहिए वो मिलेगा। दूसरी अपेक्षा ये थी कि ये बजट था जबकि 2 साल अर्थव्यवस्था की हालत डावाडोल रही है, किसान ने इसको संभाल के रखा है तो किसान को इनाम मिलेगा। तीसरी अपेक्षा थी कि और कुछ नहीं तो किसान को ईमान मिलेगा, ईमानदारी से बताया जाएगा, क्योंकि ये वो बजट था जबकि 2022 की जिसके ढिंढोरा पिछले 6 साल से पीटा जा रहा है, दुगनी होने वाली है, डबल होने वाली है, डबल होने वाली है, वो डबल डबल का डमरू 2022 में पूरा होना था ना, तो उसका हमें तथ्य मिलने वाला था। ये तीनों ही चीज आप नहीं मिली। आप ये देखिए, पिछले 5 साल से हर बार वित्त मंत्री का भाषण में डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम कहा जाता है, और जिस साल वो पूरा होना था यानी कि 2022, तब वो वित्त मंत्री एक शब्द नहीं बोलती, ये डबलिंग ऑफ इनकम उनके मुंह से ही निकल जाता है। आपको ये भी नहीं बताया जाता कि डबल से हम कितना पहुंचे। आपने बड़ी उदारता से कह दिया हो सकता है हम थोड़ा सा पीछे रह गए हो। निधि जी, मैं आपको आंकड़े बता देता हूं, सरकारी आंकड़े हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इसे चैलेंज करना चाहे तो मैं उससे बात करने को तैयार हूं। सरकार ने खुद कहा था, सरकार की डबलिंग ऑफ फार्मर्स कमेटी ने कहा था कि 2016 में किसान की मासिक आय 8,058 रुपए थी। उसी कमेटी ने खुद कहा था कि अगर डबल करना है तो 2022 में उसे हमें 21,146 रुपए पे ले जाना होगा। 8,000 थी, 21,000 करना था। कहां पहुंचे? सरकार का इकोनॉमिक सर्वे कल हमें याद दिलाता है, एनएसएस सर्वे के माध्यम से, कि 2-3 साल पहले तक हम पहुंचे थे 10,200 रुपए पे, और उसके बाद कहां तक पहुंचे होंगे वो सरकार की अगर मान ले कि जो 3-3.5% वो बता रहे हैं, उसके हिसाब से हम 11,000 11,500 पे पहुंचे हैं। तो निधि जी, पहुंचना था 8,000 से 21,000, पहुंचे हैं 11,000, इसलिए उसका जिक्र भी नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने कहा था कि किसान को इंसाफ मिले, उसका जो हक है वो मिले, वो मिलने की बजाय घट गया। कुल एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज को बजट का जितना हिस्सा मिलता था पिछले साल 4.26% मिला था, 4.25%। इस साल उसे घटा के 4.25% कर दिया गया है, 4.84% उसको कर दिया गया है। रूरल डेवलपमेंट में पिछली बार था 3.84, माफ कीजिएगा जी। मैं ये ठीक है, आमदनी दुगनी नहीं हो पाई, ये सरकार की विफलता है, और आपने साफ कहा कि इसके बारे में कहा भी नहीं गया है। निखिल डे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन योगेंद्र जी, वित्त मंत्री की जो प्रेस वार्ता हो रही थी उसमें उन्होंने कुछ चीजें गिनाई। उनसे पूछा गया, भाई प्रधानमंत्री सम्मान किसान योजना जो है उसके तहत 6,000 रुपए जो मिलते हैं, किसान वर्ग उम्मीद कर रहा था कि इसमें कुछ इजाफा हो जाता, अगर हो जाता तो। वो उस बारे में क्या हुआ? वित्त मंत्री ने यह कहा कि भाई यूरिया की सब्सिडी हमने बढ़ा दी है, खाद की उन्होंने बात नहीं की है। मैं ये जानना चाहती हूं, क्या आय तो आपने दुगनी नहीं करी किसानों की, लेकिन किसान का जीवन यापन कुछ आसान हो, उसकी खेती, क्योंकि एमएसपी को जो लीगलाइज करने की बात थी, अब किसान वर्ग के नेता कह रहे हैं कि वो लीगलाइज करने की बात थी, उसका क्या हुआ, जो एक वादा किया गया था। तो कुछ हाथ भी मजबूत करें हमारे किसानों के कि नहीं? निधि जी, एमएसपी के ऊपर ठीक है, लीगलाइज करने की हमारी मांग है, वित्त मंत्री नहीं देंगी, जाहिर है नहीं देना चाहती है, सरकार की नियत इस पे नहीं है। मगर जो वो छोटा मोटा काम कर सकती थी, यानी कि किसान को एमएसपी जितनी आज दी जा रही है उसे थोड़ा बेहतर करती, वित्त मंत्री ने लोकसभा में कह दिया, और सारे टीवी एंकर कह रहे हैं 2,37,000 करोड़ रुपए। वो क्या है 2,37,000 करोड़ रुपए? मैं तो बहुत हैरान हूं कि इस देश की वित्त मंत्री इस किस्म की बातें लोकसभा में कह देती है। ये 2,37,000 करोड़ रुपया सरकार की एजेंसियों ने किसान से उनका गेहूं और धान खरीद के उनको इतना पैसा दिया है। वित्त मंत्री कह रही हैं कि इस पे पीठ थपथपाई जानी चाहिए। वित्त मंत्री ने इतना भी नहीं बताया कि ये पिछले साल से कम है। पिछले साल 2,48,000 करोड़ रुपए का गेहूं और धान खरीदा गया था। पिछले साल गेहूं और धान की कुल खरीद अगर आप मात्रा में देखें तो 1,286 लाख टन हुई थी, इस साल 1,208 रह गई है। वित्त मंत्री को तो क्षमा मांगनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। तो इंसाफ नहीं मिला, इनाम नहीं मिला, ईमान नहीं मिला। मैं तो समझता हूं कि किसानों को सजा दी गई है। इस
कहीं ना कहीं सरकार की खुंदक झलक रही थी। आपने देखा होगा 90 मिनट के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने 2.5 मिनट लगाए होंगे किसान के बारे में बात करने की। कुछ कुछ बातें बोली, आगे चल दी। और जब हमने बजट के आइटम देखे, लगभग हर बड़े प्रोग्राम में अमाउंट कम किया गया है। जो फर्टिलाइजर की कुल मिला के सब्सिडी खाद की है वो कम की गई है, यूरिया की सब्सिडी कम की गई है। ये तो कोई, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। तथ्यों के बारे में हम कैसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं? वित्त मंत्री के अपने बजट के हम आइटम देख के बात कर सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण। और एमएसपी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कहूं, माननीय अरुण जेटली जी के रहते हुए इस सरकार ने एमएसपी दिलाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना घोषित की थी। आपको याद होगा 2017 में बड़े गाजे बाजे के साथ घोषित हुई थी। उसका नाम था पीएम आशा। और अरुण जेटली जी ने कहा था एमएसपी हर साल घोषित हो जाती है लेकिन लागू नहीं होती, पीएम आशा जो है ना लागू करके दिखाए। इसके लिए दिया गया था बजट केवल 1500 करोड़। हम जैसे लोगों ने कहा खाली 1500 करोड़ से कैसे काम चलेगा, गैप तो कम से कम 50,000 करोड़ का है। बाद में निर्मला जी ने उसको 1500 से घटा के 500 किया, फिर 400 किया, और निधि जी आज पता है कितना कर दिया है? 1 करोड़। पूरे देश के किसान को एमएसपी दिलाने की रामबाण औषधि वाली स्कीम में 1 करोड़ रुपया दिया गया है। अब आप बताइए मैं इस पे कैसे ताली बजाऊं? बिल्कुल। और जो एमएसपी है, हमारे किसानों की जो गेहूं और किसान उत्पादन करते हैं, जो उनकी लागत आती है उससे भी 40% कम होती है। और जब एक्सपोर्ट हमारा किसान करता है, आंकड़े बड़े हों लेकिन वो तब भी घाटे में रहता है। हमारे साथ निखिल डे भी हैं। निखिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने भी एक लेख लिखा हुआ है, मैं उसमें आपने कई बातें लिखी अरुणा जी के साथ मिलकर। ये लेख आपका जो है, जो पिछले साल हमारा जो शिक्षा का बजट था उसमें कटौती की गई थी, हमारा स्वास्थ्य के बजट में कटौती की गई थी जब हम महामारी के दौर से गुजर रहे थे। वाकई में अचंभित करने वाली बात थी, लेकिन क्या इस साल उसकी पूर्ति की गई है? इस साल आपको लग रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हमारा जो स्कूल के जो बच्चे हैं, बड़ी शिक्षाओं के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए कुछ प्रोग्राम्स की बात की गई है आज के बजट में, कैसा आपका आंकलन है? निखिल जी, आपका ऑडियो म्यूट है। तो अब आ रही है आवाज? तो शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम देखें पिछले साल, तो पिछले साल का पूरा जो बजट कटौती भी हुई, और जो गरीब लोग हैं इस पूरे देश में, जो आम लोग हैं जो सरकारी शिक्षा के माध्यम से जाते हैं और जिनका पूरा अगला वर्ग, एक तरीके से अगली पीढ़ी निकलने वाली है, वो उनको ऑनलाइन शिक्षा के भरोसे छोड़ दिया। इस साल थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है पिछले साल के बजट से, और यदि हम 2020-21 के बजट के तुलना करें तो लगभग वहां पहुंचा है। थोड़ा सा इन्फ्लेशन का यदि हम डालें तो देखेंगे तो लगभग उसी जगह है शिक्षा का बजट। तो शिक्षा के बजट में इन्होंने अब खूब सारे टीवी प्रोग्राम अनाउंस कर दिए हैं। बात यह है कि हमारे बच्चों की शिक्षा टीवी के माध्यम से नहीं हो सकती है, ऑनलाइन माध्यम से नहीं हो सकती है। जो हमारे अमीर घरों के बच्चे हैं वो जरूर सप्लीमेंट्री ऑनलाइन एजुकेशन ले लेंगे, घर में उनकी शिक्षा हो जाएगी, लेकिन ये सारे बच्चों को तो स्कूलों में जाके उनका शिक्षा चाहिए। तो क्या होगा इस शिक्षा के बजट के साथ पता नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, नरेगा, पेंशन, ये 5 चीजों पर मैं जरूर ध्यान देना चाहूंगा, क्योंकि ये एक तरीके से ग्रामीण भारत की रीढ़ की हड्डी है, पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी है। नरेगा जरूर एक ग्रामीण भारत का कार्यक्रम है। हमें इसको देखना चाहिए, आंकलन करना चाहिए एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। यदि हम देखेंगे कि कितना इन्फ्लेशन हुआ है इन सालों में, यदि हम देखेंगे 2020-21 से लेके अब तक यहां हम कहां हैं, नरेगा के बजट आज भी 73,000 करोड़ है। ये एक बहुत, ये इसने जाने बचाई, न जाने कितने लोगों के नरेगा और फूड सिक्योरिटी ने जाने बचाई। अब 2 चीजें निधि जी मैं इनके बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि इसके बिना खाद्य सुरक्षा नहीं है और उस घर का चलना असंभव है। वो सारे जो करोड़ों लोग, जो लोग लॉकडाउन की वजह से सफर हुए, और आज भी हम देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ते जा रहा है, तो वो लोग कहां जाएंगे? वो नरेगा में शिफ्ट होंगे थोड़े समय के लिए। और आज की तारीख में इस साल नरेगा का बजट 73,000, 1,10,000 करोड़ खर्चा हुआ, बजट का एलोकेशन हुआ 1,10,000 करोड़ 2020-21 में।
17,000 करोड़ पेंडिंग लायबिलिटीज रह गए। मतलब वो पैसे तब भी चाहिए थे और नहीं हुए, और वो 1,27,000 करोड़ से नीचे आके 73,000 करोड़ लास्ट ईयर किया, और इस साल महंगाई के बाद भी 73,000 करोड़। इसका मतलब आप कुछ चीजें समझे। नरेगा में 100 दिन का रोजगार है, वो खतरे में। नरेगा में उनकी मजदूरी कितनी मिलेगी? पिछले साल इन्होंने राजस्थान में 220 रुपए का वेज रेट था, एक साल में 1 रुपया बढ़ाया। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का 31% डीए बढ़ा है पिछले साल, 31%, और मजदूरों के लिए 1 रुपया बढ़ा। और इस साल जब 73,000 करोड़ कर रहे हैं तो वो कितना बढ़ाएंगे? फिर से नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि या तो वो दिन काटेंगे या तो वो मजदूरी नहीं देंगे। तो हम इतने कठिन दौर में, इसको कहते हैं एक तरीके से, लोग कहते हैं ये के ग्रोथ है, जो हमने कल के आर्टिकल में लिखा, उसका आप देखना चाहो। एक वर्ग तो ऊपर जा रहा है, बिल्कुल ऊपर की तरफ, और एक वर्ग बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। वही चीजें साल दर साल हर जगह से हमारे पास रिपोर्टें आ रही है पूरी दुनिया से कि हमारे माएं प्रसव के दौरान उनकी डेथ हो रही है, हमारे बच्चों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल में है, हमारे सारे बच्चों के जो एक तरीके से न्यूट्रिशन की इतनी बड़ी कमी की परिस्थिति आ रही है, और दुनिया के आधे से ज्यादा गरीब माने जा रहे हैं, नए गरीब भारत में आधे से ज्यादा। और हम कहेंगे अपने आप को सुपर पावर है, हम क्या हमारे आंकेंगे केवल उस ग्रोथ से जो लोग और अमीर होते जा रहे हैं? और हम लोगों ने कहा ये बहुत अहम बात है जो आप कह रहे हैं योगेंद्र जी। रोजगार की मैं बात करना चाहूंगी, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में। एक लेख में ये देख रही थी कि किस तरह से हमारी जो ग्रामीण आबादी में महिलाओं का जो रोल है, मतलब उनको 28% के करीब मिल जाता है, लेकिन जिस तरह से इंडस्ट्री में, सर्विसेज में रोजगार के अवसर नहीं बढ़े, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र में उसी में ही ज्यादातर लोग खप रहे हैं, 40% से ज्यादा लोग उस पे हैं। उस लिहाज से रोजगार को देखते हुए जो हमारा बिल्कुल निचला तबका है, क्या आपको आपका सुझाव है इस पर? मैं तो सोच रहा था निधि जी, आज के इस बजट का असली फोकस रोजगार के सवाल पर ही होगा, क्योंकि यही देश की आज सबसे बड़ी चैलेंज है। और जैसा आपने इशारा किया, सर्वे दर सर्वे बार बार एविडेंस आ रहा है कि हमारे यहाँ न सिर्फ बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, न सिर्फ देश के इतिहास में बेरोजगारी आज सबसे ज्यादा है, बल्कि रोजगार पाने की इच्छा रखने वाले लोगों की संख्या भी घटती जा रही है, जिसको लेबर फोर्स बोला जाता है। हमारे यहाँ लेबर फोर्स श्रिंक कर रहा है, इसलिए नहीं कि लोग वास्तव में चाहते नहीं है, बल्कि इसलिए कि अब तमाम लोगों ने, और इसमें महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है, अब मान लिया है कि देखो मिलना तो है नहीं, अब ढूंढने का भी क्या फायदा है। लेबर फोर्स हमारे यहाँ श्रिंक कर रहा है। दुनिया में अगर आप देखें तो अमूमन जो 15 साल से 65-70 साल की उम्र होती है, जबकि लोग रोजगार मांगते हैं, उसमें 50 से 60% लोग कुछ ना कुछ काम में लगे होते हैं। हमारे यहाँ ये आबादी अब 35 से 40 के बीच में घूम रही है। क्यों? क्योंकि काफी लोगों को अब लगता है कि कई हैं जो रोजगार मांग रहे हैं जिनको नहीं मिल रहा है, जिसकी खबर आ जाती है। ये जो युवा जो बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, योगेंद्र जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगी। डॉक्टर सुभाष सरकार हमारे साथ एचआरडी राज्य मंत्री है, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सर, आपके मंत्रालय कैसा आंक रहा है इस बजट को? देखिए, हम सब बहुत खुश है, और ये सारी जनता को हम बताना चाहते थे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एजुकेशन मंत्रालय के ये पहले बार लाखों करोड़ से ज्यादा मिला है। एजुकेशन मिनिस्ट्री में 1,04,277.72 करोड़, ये लाखों से ज्यादा ये पहले बार मिला है। देखिए, पैंडेमिक सिचुएशन, देश का कितने वैक्सीन में कितना खर्चा हुआ, सारे डिफरेंट इंडस्ट्री में कितने नुकसान हुआ, लेकिन हमारे जो इकोनॉमी ये फिर एकदम खड़े हो गया। जनवरी में, इन द मंथ ऑफ जनवरी, जीएसटी आप देखिए कितने अच्छे जीएसटी कलेक्शंस हुआ। और इसके साथ साथ हमारे जो एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय में जो निर्णय हुआ,
जो लर्निंग लॉस जो हुआ बच्चे के लिए ये 2 साल में, इसके लिए हम 12 जो टीवी चैनल था क्लास 1 to 12 के लिए, ये 12 चैनल को बढ़ाकर हम 200 चैनल कर देंगे। सर, और ये 200 इसमें सारे रीजनल जी सर, ये 200 200 पिछले साल बजट में, शिक्षा के बजट में कटौती की गई थी। ठीक है, इस साल इजाफा किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 200 प्रधानमंत्री बजट में ज्यादा कटौती नहीं था। ठीक है, बताइए। जो 200 प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल चलेंगे, ये कौन से चैनल होंगे? क्या नए लॉन्च होंगे? क्या स्वरूप होगा इसका? ये देखिए, ये तो शुरू जल्दी से ही हो जाएगा। ये ईच क्लास 1 चैनल एंड डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में होगा। तो माने 12 क्लास के लिए, और हर जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें अलग अलग से होगा, ऐसे करके होगा। कोई भी रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग जो बच्चे को जो होगा उसी में उनका पढ़ाई होगा। तो ये सर राज्यों के लिए थोड़ा बताइए, ये क्या राज्यों के अधीन आएगा या केंद्र सरकार द्वारा संचालित होगा? देखिए, ये हमारे एजुकेशन जो है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंकरेंट लिस्ट में है। ये राज्यों के साथ चर्चा करके ही होगा, एकदम बराबर। ठीक है सर, एक चीज और मैं पूछना चाह रही थी आपसे, क्योंकि 2 साल स्कूल्स बंद रहे, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाई। इस बजट में जो प्राथमिक, जो लोअर लेवल है, क्योंकि इंटरनेट आप पहुंचाएंगे, बहुत अच्छी बात है ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि 8% ही इंटरनेट पहुंचा है। डिजिटल कोर्सेज की बात की जा रही है, लेकिन जो हमारे छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक शिक्षा के बच्चे जिनका नुकसान हुआ है, उसके लिए इस बजट में क्या है? देखिए ना, उसलिए हम टीवी चैनल आज हर गांव में टीवी चलते हैं, और टीवी चैनल के माध्यम से भी बच्चे को पढ़ाई होगा। और स्कूल खुलने के जो व्यवस्था, इसके ऊपर भी हमारा ध्यान है। इसके लिए भी हमारे वैक्सीनेशन बहुत तेज गति से हो रहा है। दुनिया में 1 नंबर देश हमारा है जो इसमें इतने ज्यादा संख्यक वैक्सीनेशन हुआ। सभी डबल डोज वैक्सीनेशन भी बहुत लोगों का हो गया। इसके साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट को वैक्सीनेशन वर्ल्ड में हमारे सबसे ज्यादा हुआ। ये बिल्कुल ठीक है, आप बात सही कह रहे हैं। बस आखिरी में मैं पूछना चाहूंगी, क्या जो हमारे प्राथमिक शिक्षा, जो सरकारी शिक्षा है, उसको और मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा सकते थे? एकदम पक्का। हम तो प्राथमिक शिक्षा जो फाउंडेशन, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसके ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। हमारे नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें तो उसी के ऊपर ही ध्यान देना है। बच्चे को प्ले स्कूल सब कुछ होगा, बच्चे खेलते खेलते सारे सब कुछ सीखेंगे। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं कि जो इजाफा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन जमीन पर इसका कितना असर होगा ये समय ही बताएगा। हमारे साथ रजत सेठी भी मुझे बताया जा रहा है, अर्थशास्त्री हैं। रजत, इस बजट पे गति शक्ति की भी बात की गई, 60 लाख नौकरी और रोजगार की बात की जा रही है, तो क्या माना जाए, ये एक भरोसे की उम्मीद है इसमें कि जो रोजगार को लेकर जो मुश्किल थी वो इससे इसकी भरपाई हो सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आगे बढ़ा जाएगा? धन्यवाद नगमा जी। देखिए, ये सरकार की लगातार कोशिश तो रही है इस दिशा में कि रोजगार कैसे क्रिएट हो सके, और सरकार यहाँ भी समझती है कि शायद अगर ऑब्जेक्टिव्स में, पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और प्रायोरिटीज को अगर श्रृंखला बनाई जाए तो उसमें नंबर 1, नंबर 2 पर रोजगार जरूर रहेगा। और कई सारे युवा वर्ग के लोग भी इसका जरूर बारीकी से इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी नई स्कीम्स आएंगी, कौन से ऐसे नए सेक्टर्स को प्राथमिकताएं दी जाएंगी जिससे कि नए जनरेशन की नौकरी और नए जनरेशन के रोजगार के अवसर पैदा हों। पिछले साल से जो पीएलआई स्कीम को शुरुआत किया गया, 13 सेक्टर्स में करीब 2 लाख करोड़ की पीएलआई स्कीम का फाइनेंशियल बजटरी एलोकेशन था, और उसके ऊपर में जबरदस्त इंडस्ट्री का रुझान भी देखा गया और अपटेक भी देखा गया। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और कई ऐसे अलाइड सेक्टर्स थे, इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह, ये सब जो मॉडर्न एज सनराइज सेक्टर्स जो हैं, इन सब के ऊपर पीएलआई फोकस किया गया। और इन सब के
जो इनिशियल 1-2 महीने की रिपोर्ट्स आई हैं पोस्ट पीएलआई, उन सबको आप देखें कि सारे सेक्टर्स ने रोजगार की नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई हैं। पिछले ही साल में बात करें तो करीब 5 लाख नौकरियां डायरेक्ट पीएलआई स्कीम से उनका क्रिएशन हुआ। इस बार भी मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रोजेक्शन किया है कि अगर ये पीएलआई की स्टोरी को आगे लेकर जाते हैं तो उसमें कितने इंक्रीमेंटल जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। बिल्कुल, चलिए अगर ये एक पॉलिसी देखना में होगा कि वाकई में बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मुझे समय कहा जा रहा है, बस इतना ही है सेगमेंट में, कितनी रोजगार में इजाफा होगा ये वाकई देखना होगा। योगेंद्र यादव जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल डे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रजत धन्यवाद। वाकई इस बजट को समझने में अभी समय लगेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आपको पंजाब ले चलेंगे। पंजाब के किसानों ने बात की है, सुनाएंगे उनका क्या कहना है। तो देश की बात में अब आपको पंजाब लिए चल रहे हैं। इस बार के आम बजट से पंजाब के किसान कुछ निराश हैं। उन्होंने जो उम्मीद लगाई थी वो पूरी नहीं हुई है। पंजाब के नवा शहर में जो हमारे सहयोगी शरद शर्मा वहां पहुंचे हुए हैं, उन्होंने कुछ किसानों से बात की है। आइए सुनते हैं क्या कहना है किसानों का। पंजाब को देश का अन्नदाता भी कहा जाता है। दिल्ली की सरहदों पर 1 साल तक किसान आंदोलन चला, उसमें सबसे बड़ा रोल पंजाब का था। आज देश का बजट आया है और मैं पंजाब के नवा शहर के पास सलो गांव में हूं और यहां पर जो किसान हैं, ये जो बजट आया है, जो बजट पेश किया गया है, इससे निराश नजर आ रहे हैं। और सभी तरह के किसान हैं, चाहे युवा किसान कह लीजिए, बुजुर्ग किसान कह लीजिए। इनसे बात शुरू करते हैं। थोड़ा नाम दसो जी। मेरा नाम मनप्रीत सिंह ढींडसा जी। आप क्या उम्मीद कर रहे थे, क्या होना चाहिए बजट में और नहीं हो पाया? क्या चाहते हैं, क्या समस्या आपकी थी? बजट ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਭ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਥੇ नेचुरल फार्मिंग ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ नेचुरल फार्मिंग होनी चाहिए है। बजट में कहा गया है इसको बढ़ावा दिया जाएगा। नेचुरल फार्मिंग ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ बढ़ावा ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ नेचुरल फार्मिंग ਹੋਊਗੀ ਕਿਦਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਆ ਉਹ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਖਾਦਾਂ ਦੇ, ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਸਪਰੇਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 3 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੂਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ? ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ किसान है वो कितों अपने बच्चे कितों पाल सकता? ऑर्गेनिक खेती हर कोई करना चाहता, हर कोई खाना चाहता ऑर्गेनिक। मतलब ये बिल्कुल उस तरह से है कि 3 साल तक किसी को कोई नौकरी पेशा है तो उसको ये कहा जा रहा है 3 साल तक आप कुछ मत कीजिए, आप कमाइए मत, उसके बाद आपकी जो है आप काम करिएगा, तब आपकी आमदनी शुरू होगी। ठीक है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बताओ कि क्या खेती समस्या है और क्या सरकार को करना चाहिए? सरकार ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਲ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੈਚੁਰਲ ਖੇਤੀ ਕਰੋ। ਨੈਚੁਰਲ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਪਏ, ਵਿਹਲੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਖੇਤ ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ देना, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ही हैं ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो इनकी बात से कुल मिला के बात निकल के वो ये है कि कहने से नहीं होगा, करने से होगा। तो इसलिए निराशा है थोड़ी किसानों में कि बजट आया है और बजट में कोई खास जो है किसानों के लिए कोई खास घोषणा नहीं की गई है। जैसे कि उम्मीद ये भी की जा रही थी कि
क्योंकि चुनाव भी है, हो सकता है कि घोषणा हो जाए। दूसरी बात ये भी थी कि जो किसान आंदोलन चल रहा था उसके बाद जिस तरह का माहौल बना, तो हो सकता है कि सरकार घोषणा कर देती। लेकिन फिर ये भी बात है कि अगर सरकार कोई ऐसी बहुत बड़ी घोषणा कर देती तो फिर ये सवाल उठते कि जब चुनाव चल रहे हैं तो ऐसी घोषणा क्या करना नैतिक है या नहीं है। तो फिलहाल जो ये किसान हैं ये थोड़े निराश जो है ज़रूर हैं बजट से। नवा शहर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। और बजट से ही जुड़ी अगली खबर भी है। आने वाले कल को आप डिजिटल रुपए का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। RBI इसे लॉन्च करने जा रही है, लेकिन इस बजट की सबसे अहम बातों में से एक डिजिटल एसेट पर लगा 30% का टैक्स है। इससे निवेशकों में मायूसी भी है, कुछ खुशी भी है। For the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. 30% के टैक्स के इस एक ऐलान के साथ क्रिप्टो करेंसी और नॉन फंजिबल टोकन्स यानी NFT में पैसे लगाने वालों को वित्त मंत्री ने राहत भी दी और कुछ शिकायत भी। राहत इस बात की कि ये एक तरह से क्रिप्टो करेंसी पर वैधता की सरकारी मुहर है, लेकिन साथ ही इसकी कमाई पर अब टैक्स की तलवार लटक गई। इस साल के बजट के तहत अब हर तरह के डिजिटल एसेट से कमाई पर 30% टैक्स देना होगा। इस टैक्स में किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। तोहफे में दिए गए डिजिटल एसेट पर लेने वालों को कर देना होगा। डिजिटल एसेट खरीदने के लिए चुकाई गई कीमत का 1% TDS के तौर पर भरना होगा। डिजिटल लेन देन में हुए नुकसान के हवाले से आप किसी भी दूसरे फायदे में छूट नहीं ले सकते। यानी क्रिप्टो करेंसी के तौर पर रखा आपका पैसा अब सरकार की नजर से नहीं बच सकता। ये अंदाजा कम लोगों को है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट का कारोबार खरबों में पहुंच चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे यहां आज 3 लाख करोड़ से ऊपर का डिजिटल एसेट का कारोबार है। भारत में 1.5 करोड़ लोगों ने करीब 6,500 करोड़ डॉलर के डिजिटल एसेट में निवेश किया है। खास बात यह है कि ये निवेश करने वाले 75% लोग 18 से 35 की उम्र के हैं। यानी वित्तीय घाटे के बोझ तले दब रही सरकार को भी मालूम है कि इस क्रिप्टो के संसार से उसे राजस्व का एक नया जरिया मिलेगा। टैक्स के दायरे में आए निवेशक भी कर चुकाकर एक वैधता पाएंगे। इसके साथ ही इस बजट में RBI द्वारा डिजिटल रुपए की शुरुआत का भी ऐलान किया गया। देश की बात में खबर अब उत्तर प्रदेश से। नोएडा में उत्तर प्रदेश काडर के पूर्व IPS ऑफिसर RN सिंह के घर पिछले 3 दिन से आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। नोट मिलने का सिलसिला भी जारी है। ये खजाना मकान के बेसमेंट में मिला है। दरअसल मकान के बेसमेंट में RN सिंह का बेटा प्राइवेट लॉकर फर्म चलाता है, जिसमें करीब 650 लॉकर हैं। ये लॉकर किराए पर दिए जाते हैं। अब इन्हीं लॉकर से करोड़ों का कैश बरामद हो रहा है। अब ये साफ नहीं कि कुल कितना कैश मिला है और ये किसका है। हालांकि RN सिंह का दावा है कि 2 लॉकर उनके जरूर हैं, लेकिन ये पैसा उनका नहीं है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।